ठंडी का महीना था। गांव में करके की ठंड थी। लोग सुबह सुबह ही आग जलाकर चारों तरफ बैठकर आग सेका करते थे। गांव में एक बड़ा ढाबा चलाता था। नाम था परमजीत का ढाबा। उसी ढाबे में संदीप काका रसोइया थे, जो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनाया करते थे। ठंडी का महीना था। सुबह सुबह ही परमजीत और संदीप काका अपना ढाबा खोल लिए थे, जहां गर्मा गर्म मटन की बाप उठ रही थी। खुशबू पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी ही देर में पहला ग्राहक तेजी से आया। ये जल्दी से संदीप काका की मटन खिलाओ, खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे कहीं दरबार में पक रहा हो। संदीप काका ने जल्दी से प्लेट तैयार की। गर्मा गर्म मटन और चावल। अरे वाह काका, ऐसा मटन तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया, और ऊपर से ये ठंडी में मटन खाने का मज़ा ही अलग है। अब से यहाँ मैं रोज़ खाऊंगा परम भैया। ग्राहक तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे और ग्राहक आने लगते हैं। अरे वो भाई, इसकी क्या ही खुशबू आ रही है। ठंडी के महीने में मटन नहीं खाई तो क्या खाई, लगाओ मेरे लिए अभी एक प्लेट। शाम होते होते उनकी मटन खत्म होने लगी थी। गांव वालों को ठंडी के महीने में मटन खाना बहुत ही पसंद था। दोनों फिर घर चले जाते हैं। बेटा परम, आज की तो बहुत अच्छी कमाई हो गई, ला मेरे आधे पैसे निकाले। ढाबा तो परमजीत का था, लेकिन संदीप काका वहां पर मटन बनाया करते थे, जिसकी वजह से ही इसकी कमाई हो रही थी। इस कारण से दोनों ने पैसे आधा करने का तय किया था। हाँ काका, ये लो आपका मेहनत है और आपका हक भी तो है। परमजीत ने काका को पैसा दे दिया। काका, कल जल्दी उठना है, आज मटन जल्दी पके और ज्यादा मटन बनाना है। अगली सुबह। अगले दिन सुबह सुबह ठंड पहले से भी ज्यादा तेज थी। कढ़ाई से उठती भाप और खुशबू पूरे होटल में फैलने लगी। बिहार का एक छोटा सा गांव। ठंडी बहुत बड़ी थी। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था। ठंड अपनी पूरी जोर पर थी। सुबह और शाम को कोहरा इतना घना रहता कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। गुलशन खेतों में मजदूरी किया करता था। मेहनत ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। उस दिन भी गुलशन सुबह सुबह खेत पर काम करने के लिए पहुंचा ही था कि तभी उसका मालिक वहां आ जाता है। अरे गुलशन, तू आ गया? चल अच्छा हुआ। जी मालिक, आज जल्दी ही आ गया हूँ। खेत में काफी ज्यादा काम बचा हुआ है, सोचा सुबह सुबह निपटा लें। ना रे रमेश, आज से नहीं। नहीं मतलब? आज से मैंने सभी मजदूरों की छुट्टी कर दी है। लेकिन मालिक, अभी तो जनवरी का महीना शुरू हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, जनवरी में ठंड बहुत बढ़ जाती है। इतनी ठंड में मैं किसी से मेहनत नहीं करवाना चाहता। मालिक, मेहनत से ही तो हमारा घर चलता है। अगर काम नहीं करेंगे तो चूल्हा कैसे चलेगा? घर में बूढ़ी माँ है, बीवी है, सब इसी कमाई पर निर्भर हैं। देख गुलशन, ये मेरे बस की बात नहीं है। इतनी सुबह सुबह उठकर तुम लोगों पर निगरानी रखना, खेतों में घूमना, मेरी उम्र भी अब उतनी नहीं रही। मालिक, चाहे निगरानी ना करना, हम अपने आप काम कर लेंगे। आधी मजदूरी दे देना, पर काम मत बंद कीजिए। नहीं रे गुलशन, फैसला ले चुका हूँ। इस पूरे महीने कोई काम नहीं होगा। अगले महीने से फिर से काम शुरू करवा लूंगा। लेकिन मालिक, एक महीना बहुत लंबा होता है गरीब के लिए। मुझे माफ कर दे गुलशन, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर गुलशन की आंखें भर आती हैं। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे खेत से बाहर निकल जाता है। गुलशन, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है सावित्री। मालिक ने आज मुझे काम से निकाल दिया। क्या? अचानक क्यों बेटा? कहने लगा कि अब काम कम है, मजदूर ज्यादा हैं। बोला अब मत आना। अब मैं कहाँ जाऊँ अम्मा? जनवरी का महीना है, ठंड भी जान ले रही है। तो अब घर कैसे चलेगा? किराया, राशन। गुलशन कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी बाहर से दरवाजा खुलता है। घर का मालिक अंदर आता है। अरे सेठ जी, आप इस समय? सब ठीक तो है? देख राजेश, मैं सीधी बात करने आया हूँ। ये घर अब मैंने किसी और को दे दिया। किसी और को? लेकिन सेठ जी, ये घर तो हमने आपसे किराए पर ले रखा है। हाँ लिया था, लेकिन अब मेरे हालात भी ठीक नहीं है। काम में बहुत नुकसान हो गया है। जनवरी चल रहा है, खाने में पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए मजबूरी में ये घर बेच दिया। सेठ जी, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? आज ही मुझे काम से भी निकाल दिया गया है। ये सब मेरी समस्या नहीं है। कल सुबह से नए लोग यहाँ रहने आ जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी घर खाली कर दो। सेठ जी, इतनी रात में, इतनी ठंड में, कम से कम आज की रात तो रहने दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस उम्र में सड़क पर कैसे रहूंगी? देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कहीं भी जाकर रह लो, लेकिन अभी इस घर से निकलना पड़ेगा। ये सुनकर गुलशन की आंखें भर आती हैं। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे खेत से बाहर निकल जाता है। गुलशन, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है सावित्री।
मालिक ने आज मुझे काम से निकाल दिया। क्या? अचानक क्यों बेटा? कहने लगा कि अब काम कम है, मजदूर ज्यादा हैं। बोला अब मत आना। अब मैं कहाँ जाऊँ अम्मा? जनवरी का महीना है, ठंड भी जान ले रही है। तो अब घर कैसे चलेगा? किराया, राशन। गुलशन कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी बाहर से दरवाजा खुलता है। घर का मालिक अंदर आता है। अरे सेठ जी, आप इस समय? सब ठीक तो है? देख राजेश, मैं सीधी बात करने आया हूँ। ये घर अब मैंने किसी और को दे दिया। किसी और को? लेकिन सेठ जी, ये घर तो हमने आपसे किराए पर ले रखा है। हाँ लिया था, लेकिन अब मेरे हालात भी ठीक नहीं है। काम में बहुत नुकसान हो गया है। जनवरी चल रहा है, खाने में पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए मजबूरी में ये घर बेच दिया। सेठ जी, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? आज ही मुझे काम से भी निकाल दिया गया है। ये सब मेरी समस्या नहीं है। कल सुबह से नए लोग यहाँ रहने आ जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी घर खाली कर दो। सेठ जी, इतनी रात में, इतनी ठंड में, कम से कम आज की रात तो रहने दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस उम्र में सड़क पर कैसे रहूंगी? देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कहीं भी जाकर रह लो, लेकिन अभी इस घर से निकलना पड़ेगा। वो अपनी माँ और पत्नी का हाथ थामता है। थोड़े से सामान के साथ ठंडी रात में घर से बाहर निकल जाता है। बेटा, मेरी हालत ठीक नहीं लग रही। सीने में बहुत दर्द हो रहा है, सांस भी ठीक से नहीं आ रही। अम्मा, आप बैठ जाओ, धीरे धीरे बैठो, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ। हे भगवान, इस ठंड में अगर अम्मा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सेठ जी, मैं मदद मांगने आया हूँ। मुझे बस 500 रुपए उधार दे दीजिए। मेरी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, दवाई लेनी है। गुलशन, जनवरी का महीना चल रहा है, तुझे तो पता ही है, मैंने सबको काम से निकाल दिया है। इस महीने मेरी खुद की कोई आमदनी नहीं हुई, मेरे पास भी पैसा नहीं है। सेठ जी, आप ही मेरा आखिरी सहारा है। अगर कहीं और जाने का रास्ता होता तो मैं इतनी रात आपके दरवाजे पर नहीं आता। देख गुलशन, मैं मजबूर हूँ, अच्छा होगा कहीं और जाकर मदद मांग ले। सेठ जी, मैंने आपके यहाँ सालों तक ईमानदारी से काम किया है, कभी एक दिन की भी शिकायत नहीं की। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, बस आज मेरी माँ की जान बच जाए। अगर मेरे पास होता तो दे देता, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है। चल अब जा रमेश, मुझे सोना है, बहुत ठंड हो रही है। गुलशन खाली हाथ, टूटा हुआ मन लिए आगे बढ़ता है। अरे गुलशन, इतनी रात को मेरे घर क्या करने आया है? सब ठीक तो है ना? ठीक कुछ भी नहीं है दोस्त, तेरी मदद की बहुत ज़रूरत है। मुझे बस 500 रुपये उधार चाहिए। अचानक इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, दवाई लेनी है। अगर आज दवाई नहीं मिली तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे बिना सोचे दे देता, लेकिन सच मान, इस वक्त मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तू भी घर की हालत तू जानता है, काम बंद है, उधार पहले से चढ़ा हुआ है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। लगता है ये रात मेरी माँ को मुझसे छीनने पर तुली है। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। रमेश, हिम्मत रख, शायद कहीं से कोई रास्ता निकल आए। नहीं दोस्त, अब किसी से उम्मीद रखना भी भारी लग रहा है। चलता हूँ, अगर किस्मत पे कुछ लिखा होगा तो रास्ता खुद मिल जाएगा। गुलशन बिना कुछ कहे सिर हिला चल पड़ता है। अम्मा, अभी तक गुलशन नहीं आया, मुझे डर लग रहा है। बेटी चिंता मत कर, वो दवाई लेने ही गया होगा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ अम्मा, वो ज़रूर आएंगे, आप बस हिम्मत बनाए रखो बेटी। बहुत देर हो गई है, लगता है मेरी सांसें धीरे धीरे साथ छोड़ रही हैं। ऐसा मत बोलो अम्मा, ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। तभी दूर से ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनाई देती है। ट्रक नदी के पास आकर धीरे धीरे रुक जाता है। अरे, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें घर से निकाल दिया गया है। अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। ओ मेरी बहन, इतनी ठंड में इस हालत में? भगवान, मेरे पति दवाई लेने गए हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके आ जाएंगे। बहन, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ऐसी हालत में इंतज़ार करना ठीक नहीं। चिंता मत करो माँ जी, आप दोनों मेरे साथ चलो, मैं माँ को दवाई भी दिलाऊंगा और रहने के लिए भी कुछ आसरा दिला दूंगा। नहीं नहीं भैया, रमेश गए हैं मदद लेने, वो ज़रूर लौटेंगे, आप परेशान मत होइए। बहन, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठी हो और मैं आंखें बंद करके चला जाऊँ? इतना गैर गुजरा इंसान मैं नहीं हूँ। आज अगर मेरी पत्नी और बच्चे यहाँ होते और कोई उनकी मदद करता तो मुझे कितना सुकून मिलता। बस वही सोचकर मैं तुमसे कह रहा हूँ। बेटी, अगर ऊपर वाले ने इन्हें भेजा है तो मना मत करो। लेकिन भैया, अगर गुलशन आ गए और हमें यहाँ ना पाया तो?
अब ठीक है, मैं उन्हें दवाई दिला चुका हूँ और तुम्हारी पत्नी के साथ उन्हें अपने घर पर सुरक्षित छोड़ आया हूँ। भैया, आपने तो हमारी जान बचा ली। इस मतलबी दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आप फरिश्ता बनकर आई। अरे नहीं भाई, इसमें मेहरबानी जैसी कोई बात नहीं है। एक वक्त था जब मैं भी इसी तरह सड़क किनारे बेसहारा खड़ा था, मेरे पास भी कोई नहीं था। तब किसी अजनबी ने मेरी मदद की थी। आज मैं उसी कर्ज को उतार रहा हूँ। आज आपने मुझे ये यकीन दिला दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के प्रति बेपरवाह नहीं होना चाहिए। अगर रास्ते में कोई व्यक्ति अकेला या परेशान हालत में खड़ा दिखाई दे तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, बीमार हो या उसे सच में मदद की ज़रूरत हो। ऐसे समय पर 2 शब्द पूछ लेने से और थोड़ी सी मदद कर देने से किसी गांव गोपालगंज में एक मशहूर ढाबा था, बिहारी मटन वाला, जिसका मालिक गुलशन गुप्ता अपने घमंड के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लोग कहते थे मटन तो बढ़िया बनाता है, पर बात करने का अंदाज ऐसा जैसे राजा से बात हो रही हो। सेठ जी, आज मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, क्या मुझे आप बिहारी मटन खिला दोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कल आऊँगा और आपके पैसे दे जाऊँगा, पर आज मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं। कृपा करके मुझे 1 प्लेट अपना मटन खिला दो। अरे हट रे बुड़बाक, जब तेरे पास पैसे नहीं है तो क्या यहाँ भीख मांगने आया है? ये गुलशन गुप्ता का ढाबा है, ऐसे यहाँ उधारी नहीं मिलती। चल निकल यहाँ से। ऐसे ही सेठ ग्राहकों और अपने कारीगरों पर चिल्लाता रहता और उसी गांव में चंदन नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। शहर में पढ़ाई की पर नौकरी नहीं मिली। जेब खाली थी पर हौसला ऊंचा था। हर रोज वो सेठ का ढाबा देखता और सोचता, एक दिन मैं भी अपना ठेला लगाऊंगा और लोगों को ऐसा स्वाद दूंगा जो दिल में उतर जाए। आज तो मैं सेठ की ये उनके मटन का राज जान के ही रहूंगा। आखिर इतना स्वादिष्ट मटन वो कैसे बनाते हैं? मटन में एक सीक्रेट मसाला डाला करता था और इसके मसाले के दम पर आज सेठ गुलशन गुप्ता का ढाबा चल रहा होता है। चंदन चलते चलते सेठ के ढाबा के पास पहुंच जाता है और फिर कहता है, सेठ जी, क्या मुझे आप मटन बनाना सिखा सकते हो? आप कैसे मटन बनाते हो जो इतना स्वादिष्ट लगता है? मैं 2-3 दिन से आता हूँ और आपसे डरता रहता हूँ, पर आज हिम्मत बनाकर आपके ढाबे के पास आया हूँ। अरे तुझे क्या लगता है कि कोई यहाँ पर खाली बैठा है? चल निकल यहाँ से। जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हो। तुझको पता होना चाहिए, गांव से लेकर शहर तक सिर्फ एक ही ढाबा है और वो मेरा है। सेठ की इतनी बात सुनकर तुरंत चंदन वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ता और अपने घर आ जाता है। अपने घर आकर अपनी पत्नी अंजिया से कहता है, सुनो अंजिया, आज मैं गुलशन सेठ की दुकान पर गया था। उसने मुझसे बहुत बदतमीजी में बात की। मुझे बहुत गुस्सा लगी है। जब तक मैं अपना एक दुकान नहीं खोल लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरे उसकी आदत है और अपने गांव के लोग पागल है, हमेशा बातें भी सुनते हैं और उधर खाना भी खाते हैं और वहाँ गाली भी। इसीलिए वहाँ का मटन इतना महंगा है कि उतना महंगा कहीं पर भी नहीं है। वो अपनी मनमानी करता। अरे तो उसकी मनमानी अब नहीं चलेगी। बस मैं किसी तरह बिहारी स्टाइल मटन चूस्ता सीख जाऊं, बस बिहार का फेमस मटन चूस्ता बेचूंगा। बोलकर और तुरंत अपने घर से निकल पड़ता है और फिर एक पेड़ के पास बैठकर सोचने लगता है। तभी घूमते घूमते भोला काका उसके पास आ जाते हैं, चंदन, और फिर वो भी उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब चंदन को इतना परेशान देख भोला काका चंदन से पूछ पड़ते हैं, अरे चंदन बेटा, क्या हो गया? इस उम्र में इतनी टेंशन क्यों लिए बैठे हो? काका, अब क्या बताऊं, मैं ठेला लगाना चाह रहा हूं बिहारी मटन चूस्ता का। इसीलिए मैं गुलशन सेठ के ढाबे में उसका मटन कैसे बनाते हैं वो पूछने गया था। वो मुझे बहुत बदतमीजी से बात कर वहां से निकाल दिया। चलो मैं जैसे तैसे कर बना भी लूंगा, पर उसका सीक्रेट मसाला कैसे बना पाऊंगा? तू इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें मसाले बता रहा हूँ और तुम उसे घर पर जाकर बना लेना। देखो, तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले सेठ के दुकान से 1 प्लेट मटन ले आओ और उसके बाद तुम अपने घर में अपना मटन चुस्ता बनाओ। जब तुम्हारा मटन बन जाए तब दोनों को चखना। अगर जब तुम्हारा बनाया हुआ मटन उसकी बराबरी ना कर पाए, फिर मसाले को बढ़ाओ और तब तक हेर फेर करो जब तक कि उसकी बराबरी ना कर पाए। अरे काका, आपने क्या राय दिया? आज मैं तुरंत बाजार से मसाले लेकर आऊंगा और आसिफ भाई से मटन और उसका चुस्ता, और फिर घर पर उसे बनाऊंगा और आपने जैसा बोला है वैसा ही करूंगा। तुरंत वो बाजार की तरफ निकल पड़ा और कुछ ही देर में बाजार पहुंच गया। पहुंचकर उसने मसाले लिए और फिर तुरंत वहीं दुकान पर पहुंचकर 1 किलो मटन और कुछ चूस्ता लेकर अपने घर आता है।
और फिर वो तुरंत एक प्लेट गर्मा गर्म बिहारी स्टाइल में बनी मटन को लाता है और फिर वो तुरंत अपना मटन चूस्ता बनाने लगता है। थोड़ी देर में वो मटन चूस्ता बनाकर सेठ के मटन को चखता है और फिर देखता है कि अभी भी उसका मटन उसकी बराबरी नहीं कर सका। और फिर वो दोबारा इस क्रिया को करता है और इस बार मसाले की हेरफेर करता है और फिर मटन चूस्ता तैयार होने के बाद वो उन दोनों को चखता है और इस बार उसका मटन चूस्ता मटन चूस्ते से कहीं ज्यादा अच्छा बना होता है। वो बहुत खुश होता है और फिर एक नया ठेला लेकर गांव की चौपाल पर आते हैं। आज तो तुमने ठेला भी लगा लिया और वो भी बिहारी मटन चूस्ता बेच रहे हो। महक तो ऐसी आ रही है जैसे किसी वीआईपी होटल से निकल रही हो। चलो जल्दी एक प्लेट लगाओ, खाकर बताता हूँ कैसा बना है। थोड़ी ही देर में और भी लोग आने लगते हैं। सब मटन चूस्ता खाते हैं और फिर चंदन की तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे चंदन भाई, मानना पड़ेगा, तुम तो वाकई बहुत बढ़िया मटन चूस्ता बनाते हो। अब तो मैं रोज तुम्हारे ठेले पर ही खाऊंगा। हाँ भाई, वो सेठ की दुकान गई बाहर में, न स्वाद है न सस्ता है। कल से मैं रोज आऊंगा और मेरा हिस्सा पहले से रख लेना। देखते ही देखते चंदन का सारा मटन चूस्ता बिक जाता है। घर पहुंचकर जब वो पैसे गिनता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। पैसों को देखकर उसकी पत्नी अंजिया कहती है, अगर इसी तरह दुकान चलती रही तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर सेठ को भनक लग गई तो वो जरूर कुछ करेगा, इसीलिए हमेशा चौकन्ना रहना। अरे मेरी भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, अब जब ठेला लगा ही लिया है तो डर कर बंद नहीं करूंगा। मुझे तो बस लोगों का प्यार चाहिए। और हाँ, सेठ से अब कोई डर नहीं। बहुत अकड़ दिखाता है वो, लेकिन अब देखना असली स्वाद किसका चलता है। अगली सुबह चंदन बड़े प्यार से मसाले मिलाकर मटन चूस्ता तैयार करता है और चौपाल पर ठेला लगा देता है। पहले तो कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर में बहल वाले ग्राहक अपने दोस्तों को लेकर पहुंच जाते हैं। उधर सेठ की दुकान पूरी तरह सुनसान पड़ी रहती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सड़क पर भीख मांगने लगूंगा। जरूर किसी ने नई दुकान खोली है। सेठ गांव पहुंचकर देखता है कि चौपाल पर चंदन का ठेला लगा है, वही बिहारी मटन चूस्ता। ये देखकर सेठ गुलशन आग बबूला हो जाता है। ओए चंदन के बच्चे, ये क्या चाल चल दी तूने? इसलिए तो मेरे पास लोग नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोगों से सही बात करते और अच्छे से खिलाते तो लोग क्यों नहीं जाते आपके पास? मैंने तो इनको रोक के नहीं रखा है, ये अपनी मर्जी से खाने आते हैं। अरे नालायक, तू मुझे व्यापार सिखाएगा? जिसे मैंने कभी अपने यहाँ बर्तन धोने नहीं दिया, वो आज मुझे टक्कर दे रहा है। तू भूल मत जा, सेठ गुलशन गुप्ता नाम है मेरा। हाँ सेठ जी, लेकिन अब तो लोगों के जुबान पर स्वाद रहता है, नाम नहीं। और मैं जो स्वाद बनाता हूँ, मैं खुद की मेहनत से बनाता हूँ। बहुत अकड़ दिखा रहा है, कल सुबह तक तेरा ठेला यहाँ से गायब कर दूंगा। सेठ जी, धमकी देने से रोटी नहीं सिकती। आपने सालों तक लोगों से ऊंचे दाम लेकर उन्हें ठगा। अब जब कोई सच्चे दाम पर अच्छा खाना दे रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। चलिए, डराने से बेहतर है कि आप भी अपने मसाले सुधार लीजिए। मुकाबला स्वाद से कीजिए, धमकी से नहीं। उस दिन से चौपाल पर चंदन का नाम गूंजने लगा। लोग दूर दूर से उसका बिहारी मटन चुस्ता खाने आने लगे। लेकिन सेठ के मन में जलन का कीड़ा अब जहर बन चुका था। वो सोच रहा था, अगर चंदन का ठेला ऐसे ही चलता रहा तो मेरा नाम मिट जाएगा। और फिर उसी रात उसने एक चाल चली, एक ऐसी चाल जिससे पूरा गांव कांप उठा। ऐसे तो मेरा धंधा नहीं चलेगा, क्यों ना मैं इसके मसाले में जहर मिला दूं। ऐसा सोचकर सेठ रात को उसके ठेले पर जाता है। जहर की सीसी उसके मसाले में मिलने वाला था, तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। कोई और नहीं, चंदन और गांव के कुछ लोग थे। सेठ जी, इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो आप? तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? तुम तो धमकी देकर गए थे, मुझे तो लगा ही था तुम कुछ ऐसा करने ही वाले हो। बताओ क्या करने आए हो, और ये बोतल में क्या है? मुझे माफ कर दो, तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे जलन हो गई थी, तो मैं तुम्हारे मसाले में जहर मिलाने आया था। क्या जहर मिलाकर तुम हम सबको मारना चाह रहे थे? हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको हम जेल भिजवा देंगे। हाँ भाई, फोन करो अभी पुलिस को, फोन करो। नहीं गांव वालों, इससे हमारे गांव का नाम खराब होगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव में पुलिस आए। इसको छोड़कर गांव वाले तुमको अगर कुछ और सजा देना है तो ये सेठ को दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम सेठ को पुलिस के हवाले नहीं करते हैं। हम सब आज से कसम खाते हैं कि इस सेठ के ढाबे पर कोई भी खाने नहीं जाएंगे। ये सेठ के लिए ये सजा ही बड़ी है। इसके बाद चंदन अपनी मेहनत के कारण गांव में अपना ठेला चलाने लगता है। इसीलिए दोस्तों, मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमारे गोपालगंज में एक मशहूर ढाबा
समस्तीपुर बिहारी मटन वाला चंदन कुमार गोपाल, जिसका मालिक गुलशन गुप्ता भोला चाय वाला घमंड के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, कमेंट किया था। पर बात करने का अगले वीडियो में आपका नाम से बात कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए। गेरमा नामक एक गांव था। उस गांव में एक धनीराम नाम का एक लालची मटन वाला रहता था। गांव के सभी लोग उस धनीराम की दुकान से ही मटन करी खाया करते थे। उसके दुकान के आसपास और भी दुकान थी, पर उनकी तरफ कोई नहीं जाता था। अरे गोविंद, जल्दी जल्दी हाथ चला और ये मटन जल्दी जल्दी तैयार कर। तुझे पता है ना ग्राहकों का आने का समय हो गया है, और तूने वह मसाला मटन में मिला दिया है ना, उससे मटन का स्वाद बढ़ जाता है। सेठ धनीराम की बात सुनकर गोविंद गुस्से में अपने आप से बोला, छी, कितना लालची इंसान है। ये ऐसा सोचता है कि जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि उस मसाले से क्या होता है। कितना झूठा इंसान है। अरे गोविंद, क्या सोचने लग गया? जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आपने मुझे जैसा बताया था मैंने उतना ही वो मसाला मिला दिया है। देखो, आप खुद देखो, ये मटन में से कितनी अच्छी महक आ रही है। अरे वाह वाह, मटन में से क्या महक आ रही है, और आएगी भी क्यों ना। ये धनीराम की मटन करी है। थोड़ी देर में धनीराम की दुकान पर मटन खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे तुम्हारे दुकान की मटन करी की तो बात ही अलग है। इसमें से तो बहुत अच्छी महक आ रही है। जरा मुझे एक प्लेट मटन दियो भाई। हाँ भाई, अभी देता हूँ। ये सेठ धनीराम की मटन खड़ी है। पूरे बाजार में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। इधर धनीराम की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। उधर दूसरे लोगों के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं होता। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। हे भगवान, आपकी ऐसे ही मुझ पर कृपा बनी रहे। हाँ सेठ जी, अगर ऐसे ही रोज कमाई होती रही तो आप बहुत ही जल्दी इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन जाओगे। हाँ, और इससे मेरी तिजोरी भी पैसों से भरी रहेगी। हाँ सेठ जी, वो तो है। अरे सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ, बोल ओल, तुझे क्या कहना है? आज मेरा मूड ऐसे भी बहुत अच्छा है। वो सेठ जी क्या है ना, मैं कह रहा था कि आप जरा मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी तनख्वाह से मेरा घर चल नहीं पाता है। अभी सारा मूड खराब कर दिया तूने मेरा। अब ज्यादा दिमाग खराब मत कर, वरना तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। सेठ की बात सुनकर गोविंद डर कर चुप हो जाता है। जब देखो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है। बेटा, जिस दिन मुझे मौका मिला ना तो मैं इसका ऐसा हाल करके जाऊंगा, देखते रह जाएगा ये लालची इंसान। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तू यहाँ की साफ सफाई करके दुकान बंद करके घर चले जाना। ऐसा कहकर धनीराम सेठ अपने घर के लिए निकल जाता है। सेठ जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी संतोषी आराम से सो रही होती है। अरे ये क्या संतोषी, तू फिर से इतनी जल्दी सोने लगी? तुझे पता है ना मैं दुकान से थका हारा आता हूँ। जी क्या है, आप भी ना जब देखो मेरे खाने पर और दूसरा मेरे सोने पर नजर लगाते रहते हो। मुझे तो नजर लगाने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है ना। चलो खड़ी हो और मुझे खाना ला कर दो। पर ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं सो रही हूँ। खुद जाकर रसोई से खाना ले आओ। और मैंने तुमसे कहा था ना, आते हुए मेरे लिए मटन करी लाना। क्या तुम्हें नहीं पता कि दुकान पे जितने भी मटन बनती है वो सब बिक जाती है? तो फिर मैं तुम्हारे लिए मटन कहां से लाऊं? देखिए जी, मुझे नहीं पता। आप मेरे लिए भी मटन करी लेकर आइएगा। मेरा भी मन करता है मटन खाने का। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए अगली बार मटन करी ला दूंगा। अब तो मेरे लिए खाना लगा दो। देखिए जी, अब मैं सो रही हूँ। रसोई में खाना बना हुआ है, आप खुद जाकर खा लो। इस औरत को बोलकर कोई फायदा नहीं। अब मैं ही खुद ही जाकर खाना ले लेता हूँ। सेठ रसोई में खाना खाने जाता है कि तभी उसे रसोई में वो मसाले का डिब्बा दिखता है। यही तो मेरा मसाला है जो मटन करी में डालता हूँ, जिससे मटन करी का स्वाद बिल्कुल अलग ही हो जाता है। गांव के सभी लोग इसकी वजह से ही मेरी दुकान पर मटन करी खाने आते हैं। कल सुबह इसको दुकान पर ले जाऊंगा। दुकान का मसाला खत्म हो गया है। अगले ही दिन
सेठ धनीराम अपनी दुकान पर मसाला लेकर जाता है। अरे वाह वाह गोविंद, आज तो मटन की बहुत अच्छी महक आ रही है। हाँ सेठ जी, ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है। क्या तेरे हाथों का कमाल या फिर मेरे दिए हुए मसालों का कमाल है? सेठ जी, मसाला तो कल ही खत्म हो गया था। मैंने आपसे कहा तो था कि मसाला खत्म हो गया है। हाँ तो तभी तो कहूं, आज मटन करी में इतनी कम महक क्यों आ रही है? हट तो किसी काम का नहीं है, मुझे ये मसाला इसमें डालना होगा। ये लालची सेठ तो कभी मेरे काम की तारीफ नहीं करता है, बस अपने इस मसाले की ही तारीफ करता रहता है। ऐसा कहकर सेठ धनीराम मटन में मसाला डालता है। अरे मुझे महक थोड़ी कम लग रही है, क्यों ना ये सारा मसाला इसमें डाल दूं। इतना कहते ही सेठ ने उस डिब्बे का सारा मसाला उस मटन में डाल देता है। अरे रे, ये सेठ ने तो इतना सारा मसाला डाल दिया इस मटन में। इनके लालच की सजा बेचारे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी। थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला ले, ग्राहक आने वाले होंगे। सेठ जी, मैं तो सुबह से ही काम कर रहा हूं। हाँ वो तो मुझे पता है, तू दुकान में कितना काम करता है। अगर तू जल्दी जल्दी काम करता तो अभी तक दुकान का सारा काम खत्म हो चुका होता। खुद तो बैठा रहता है और बस भाषण देता रहता है, और बस मुझ पर रोब झाड़ता है और मुझसे कहता है कि मैं काम नहीं करता हूं। गोविंद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे बारे में कुछ बोल रहा है? अरे सेठ जी, मेरी इतनी कहां हिम्मत कि मैं आपके बारे में कुछ बोल सकूं? थोड़ी ही देर में सेठ की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे भैया, जरा मुझे 2 प्लेट मटन करी पैक करके दो, आज मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। हाँ हाँ, अभी करता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे सेठ धनीराम की दुकान से सारी मटन खत्म हो जाती है और सेठ की दुकान के गल्ले में बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अरे वाह वाह, आज भी इतनी अच्छी कमाई हो गई है। लगता है भगवान इस धनीराम को धन देना शुरू कर दिए हैं। लगता है यह लालची सेठ जल्दी इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन ही जाएगा। अगले दिन सेठ धनीराम अपनी दुकान पर खड़ा होता है। तभी एक औरत सेठ धनीराम की दुकान पर आती है। धनीराम भाई साहब, कल आपकी दुकान से जो मटन लेकर गई, उसे खाकर मेरे बच्चों के पेट में दर्द हो गया। वो औरत यह सब बोल ही रही होती है कि तभी एक आदमी सेठ की दुकान पर आता है। अरे क्या रे सेठ, तूने अब क्या मटन में मिलावट करना शुरू कर दिया है? तेरी वजह से कल जो मेहमान आए, मेरी बेइज्जती हो गई। कल तेरे यहाँ की मटन खाते उसके पेट में दर्द हो गया। अरे भाई, तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? मेरे यहाँ के मटन में आज तक कोई कमी निकाला है। अच्छा तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ऐसे ही थोड़ी देर में ही दुकान पर शिकायत करने के लिए और ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। सिर सेठ वहां से अपने घर चला जाता है। अगली सुबह सेठ अपनी दुकान पर जाता है। सेठ जी, मुझे नहीं लगता कि आज भी हमारी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। अरे गोविंद, तू चिंता मत कर, मैंने सबका जुगाड़ कर लिया है। धनीराम जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे याद आता है कि वो डिब्बी तो वो घर पर ही भूल गया। अरे गोविंद, तू ये सब काम छोड़ और फटाफट घर की ओर निकल और सेठानी को बोलना जो सेठ जी ने कल रात को डिब्बी दी थी वो तुझे दे दे। बस सेठ के कहने पर गोविंद सेठ के घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में बोलता हुआ जाता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। अरे अरे सेठ जी, अरे गोविंद, क्या हुआ? तू इतनी कांत क्यों रहा है? और मैंने जो तुझे लेने के लिए भेजा था वो तो लाया? अरे सेठ जी, आप सब कुछ छोड़िए और अभी घर चलिए। वो मालकिन, अरे क्या हुआ तेरी मालकिन को? अरे सेठ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अभी मेरे साथ घर चलिए। धनीराम गोविंद को अपने साथ घर ले जाता है और घर जाकर देखता है कि संतोषी बेहोश पड़ी है। अरे अरे डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी के साथ क्या हो गया है? अरे सेठ जी, तुम्हारी बीवी ने कोई केमिकल वाली चीज खाई है जिसकी वजह से उसके शरीर का ये हाल हुआ है। डॉक्टर यह सब बोल ही रहा होता है कि तभी संतोषी को होश आ जाता है।
जी मैंने तो बस खाना ही खाया था और वो जो आप मटन के लिए जो मसाला मिलाते हो ना, बस उसी को मैंने अपने खाने में मिलाया था। उसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गया। क्यों क्यों तूने आखिर वो मसाला क्यों इस्तेमाल किया? तुझे नहीं पता, ज्यादा वो मसाला खाने से खाना खराब है। आखिर उस मसाले में ऐसा क्या है जो उसे खाना खराब है? नहीं, मैं मर भी जाऊंगा तो उस चीज के बारे में कभी नहीं बताऊंगा किसी को। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी बीवी का इलाज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता लगेगा कि तुम्हारी बीवी की हालत किस वजह से खराब हुई है तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुनकर सेठ धनीराम डॉक्टर धनीराम को हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोलता है, ज्यादा लालच की वजह से मैं मटन के अंदर वो मसाला मिलाता था जिससे खाने का स्वाद बढ़ जाता था। ठीक है, मुझे वो मसाले की डिब्बी दिखा। सत्यानाश हो, तुम्हें पता भी है कि इस मसाले से ज्यादा सेवन से इंसानों का तबीयत खराब होने के साथ वो मर भी सकता है। तुम ये मसाला रोज बेचारे ग्राहकों को मिलाकर खिलाते हो। तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो? डॉक्टर साहब, आपको जो सजा देनी है दे दो, लेकिन आप मेरी पत्नी को बचा लो। तुमको मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। ठीक है, तो तुम्हें अपना ये जुर्म पुलिस के सामने कबूल करना होगा। हाँ, मैं बोलूंगा, मैं सब सच बोलूंगा, पर आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। उस समय डॉक्टर दरोगा को सेठ धनीराम के घर बुला लेता है और पुलिस सेठ धनीराम को पकड़कर ले जाती है।